हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है परसेंटाइल बूस्टर। देखो यार, परसेंटाइल बूस्टर बैच में जो हम लोग कर रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स कराया था, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन कम आते हैं, मगर जो भी क्वेश्चन आते हैं इजी आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर को कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटा चैप्टर है और क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, आते रहते हैं। तो सभी बच्चों को इस चैप्टर को जरूर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग एक ही जैसे बार बार आते हैं। और दूसरी खास बात इस चैप्टर की, ये छोटा चैप्टर है, आप बहुत आसानी से एक दिन में इसको निपटा भी सकते हो, मतलब 3-4 घंटे की पढ़ाई करके निपटा भी सकते हो। ठीक है, तो चलो, होपफुली आप लोग सभी लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे और अच्छा पढ़ने के साथ साथ ये भी चीजों पर ध्यान रख रहे होंगे कि वो समय है जिस समय में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हो। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। अब ये आपको डिसाइड करना है। पॉसिबल है, सिलेक्शन पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है। बात यह है कि क्या आप में वो जज्बा है, वो जुनून है जिससे आप इन चीजों को चेंज कर पाओ। डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर है। यदि वो जुनून आपके अंदर है कि मैं पागलपन की हद तक पढ़ सकता हूं, वो जुनून आपके अंदर है कि मैं 16-17 घंटे इस समय पढ़ सकता हूं, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, मगर यह बात आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। मगर यह बात आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन काम आएगा और यहां काम करना है पूरे 45 दिन 50 दिन। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपको खुद को मोटिवेट रखना है कि आपको अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। इस वजह से उस लेवल की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, या अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो उस लेवल की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और ताकत लगा के करिए, आप कर सकते हो, काबिल हो। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो बच्चे 12th में हैं वो बिल्कुल ना परेशान हो कि 12th वाले बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि यार हम क्या करें क्या ना करें। तो 12th वाले बच्चे टेंशन ना लें। बोर्ड के पेपर के साथ साथ इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर के PYQ हो जाते हैं। बोर्ड में आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, बोर्ड के पेपर दे ही रहे हो, तो जब आप बोर्ड के पेपर दे रहे हो तो आपको भी ये पता है कि बोर्ड वालों को तो हम डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं PYQ। और जिस दिन ज्यादा गैप हो उस दिन पूरे चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करो और सीधा सीधा पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। जैसे मान लो भाई आज कोई पेपर है, अब 3 दिन बाद कोई पेपर है, तो आज जब पेपर दे के आए तो रात भर इसको पढ़ सकते हो कि आपने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली और साथ में सारे PYQ कर लिए, देखते हुए हम दोनों लोगों ने मिलकर। अगले दिन से फिर बोर्ड वाला काम चालू कर दिया। और बोर्ड वाले जो चैप्टर है जैसे सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यार ये तो आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये आप पहले से प्रिपेयर करके बैठे हुए हो बोर्ड के लिए। तो मैं बोर्ड वालों को तो ये सलाह दूंगा कि आप इसको तन्मयता के साथ फॉलो करें। अब बात आती है 11th वालों की। तो देखो 11th वालों को मैं बता दूं कि जब वो 12th में पहुंचते हैं तो 11th भूल जाते हैं। वो इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि सर 11th का रिवीजन कैसे करें, हम किस तरह से करें। और मैंने बहुत सारे कमेंट भी देखे हैं कि अर्जुना के बच्चे या 11th के बच्चे जो PW के ना भी हो, वो कह रहे हैं क्या हम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा तुम्हें तो जरूर फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इससे अपना रिवीजन कर सकते हो। 11th का सिलेबस हर जगह पूरा हो चुका है, PW में तो हर जगह पूरा हो चुका है। तो आप इस सीरीज से अपना 11th का रिवीजन कर सकते हो आराम से। जो नोटबुक सर ने बनवाई है, मैंने बनवाई है, उसको आप करिए और उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका 11th का रिवीजन हो जाएगा। और जितना ज्यादा रिवीजन 11th का अभी कर पाओगे, अभी जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओगे उसका बेनिफिट आपके पास ये होगा कि आपको 12th में 11th का रिवीजन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप 2-3 बार पहले ही कर चुके हो। ठीक है, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स की मैं CSD देना भूल गया था, तो आज आपकी थर्मोडायनेमिक्स की भी CSD आएगी। थर्मोडायनेमिक्स की CSD देना भूल गया था, मैंने कमेंट में देखा तब मुझे याद आया। ठीक है, और साथ साथ में CSD आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का भी मिलेगा। साथ साथ में CSD आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का भी मिलेगा। ठीक है, दोनों का CSD आपको मिलेगा। चले अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं।
ठीक है, आ जाओ। देखो यार बच्चों, अब हमें कहां से कैसे करना है ये देखो। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों की स्क्रीन पे है, जरा उसको आप लोग पढ़ लीजिए। फॉर द इक्विलिब्रियम ए रिवर्सिबल बी, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद टाइम इज गिवन बाय। अब देखो, आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो तीन कंडीशन स्टेबलाइज होती हैं। मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी। देखिए, जब कहीं पर इक्विलिब्रियम आती है तो आप इस बात को ध्यान रखो, एट इक्विलिब्रियम, जब भी कहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी तो ये कंडीशन होंगी। पहला, यदि कहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज ही है तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा। दूसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट होंगे। जरा इस बात को समझो, जब भी कहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब डेल्टा जी 0 होता है तब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है तो इतनी कंडीशन आ जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। और कांस्टेंट होने पे तीन केस आते हैं। हो सकता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो सकता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आए तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, रिएक्टेंट के कम हो। तीन केस है। जब इक्विलिब्रियम आएगी तो इनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, मगर कांस्टेंट होने पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा ना, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या प्रोडक्ट का ज्यादा होगा या तीन दोनों बराबर होंगे। तीन सिचुएशन आ सकती हैं। तो यहां पे तीन केस है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और जब इक्विलिब्रियम आया तो ये कंडीशन लगती है। अब इसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। जैसे इसका ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। मैं ग्राफ भी बना दे रहा हूं, जैसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता रहे, क्वेश्चन आते हैं और आए भी है। तो देखो, यदि डेल्टा जी वाले ग्राफ की बात करें तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू 0 है। तो ये देखो, ये वाली मान लो 0 वाली वैल्यू है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे था। तो यहां पर डेल्टा जी 0 हुआ, इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम है। इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है ना। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। तो देखो, इधर रेट हो गया और इधर टाइम हो गया। तो रेट जो होता है, आप सबको काइनेटिक्स में पता है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कब होगा? जब टी इक्वल टू 0 होगा। तो इसी वजह से रिएक्टेंट का रेट नीचे की ओर आएगा और प्रोडक्ट का रेट ऊपर की ओर जाएगा। और जहां पर ये बराबर हो गए वो इक्विलिब्रियम हो गया। क्यों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जहां बराबर होते हैं उसी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये देखो, अब कंसंट्रेशन की तीन कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन समझो। ए, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है। अब कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा। और जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो उसका ग्राफ क्या होता है? पैरेलल टू द एक्सिस बनता है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा तो टी के पैरेलल में ग्राफ आएगा। तो देखो, जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, मगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट का 0 होगा। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? इक्विलिब्रियम पे ये कांस्टेंट हो जाते हैं ना। तो जब इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाती है तो लाइन पैरेलल टू द एक्सिस होगा। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो ए का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अच्छे समझो कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये देखो, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो जब लाइन पैरेलल होगी तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। अब देखो बी पार्ट, ये देखिए,
जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो दोनों के कंसंट्रेशन क्या हो रहे हैं, बराबर। तो रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा और इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो गए। ये देखो ये इक्विलिब्रियम आया, क्यों, यहां R इक्वल टू पी है, एट इक्विलिब्रियम। अब सी, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये देखो, जब इक्विलिब्रियम आया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का कम है। और लाइन एक्सेस टू द पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम आ गया, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन करिए। अब यार इस क्वेश्चन को देखो करना था, मैंने सारी थ्योरी पढ़ा दी है, अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। ओ सॉरी, क्वेश्चन पीछे है। फॉर द इक्विलिब्रियम A इक्वल टू B, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम इज गिवन। अब जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों के रेट क्या होते हैं, इक्वल। जब इक्वल होते हैं तो लाइन कॉन्साइड होनी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तो ये तो कॉन्साइड ही नहीं कर रही है, ये कॉन्साइड ही नहीं कर रही है, ये भी कॉन्साइड नहीं कर रही है, बस यही कर रही है। तो यही आंसर है। दोनों के रेट क्या होते हैं इक्विलिब्रियम पे, बराबर होते हैं ना। तो बराबर वाली लाइन तो यही है, तो बस यही आंसर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 × 10⁻15 फॉर द रिएक्शन कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag रिवर्सेबल, कॉपर 2 पास 2 इक्वल्स प्लस 2 Ag सॉलिड। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका पूछ रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इसमें 2 से डिवाइड है, प्लस रिवर्सेबल और यहां पर भी प्लस है, ये है। इसको रिएक्शन को पलटा गया है और फिर 2 से डिवाइड किया गया है। हाफ Cu पास 2 इक्वल्स प्लस Ag गिव्स हाफ Cu प्लस Ag प्लस इज x इंटू 10⁻⁻8। द वैल्यू ऑफ x इज, ये पूछा जा रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पकड़ो CSD कि कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से बातों को समझिएगा। देखो रूल, यदि कोई रिएक्शन दी है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज हो रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट only depend upon क्या, टेम्परेचर एंड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ऑफ बैलेंस रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है टेम्परेचर और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और जरा ध्यान रखना, ओनली लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ यही 2 बातों पे। और दुनिया में कुछ भी चेंज होता रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होता है जब आप क्या चेंज करोगे, या तो टेम्परेचर चेंज करो या रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन के कोफिशिएंट चेंज करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करो, बस तभी चेंज होगा। नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। आप प्रेशर चेंज करोगे नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करोगे नहीं चेंज होगा, इनर्ट गैस मिलाओगे नहीं चेंज होगा, बाहर से प्रोडक्ट डाल दोगे नहीं चेंज होगा, रिएक्टेंट बाहर से डाल दोगे नहीं चेंज होगा। एक रिएक्शन किसी 2 लीटर के कंटेनर में हो रही थी, उसको 20 लीटर के कंटेनर में डाल दो जाके, तब भी नहीं चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज कर दो या उस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दो, या उस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दो, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। अब बात आई, यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या आएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा,
तो अब उसके रूल समझो। हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, ठीक है। अब गौर समझिएगा, रूल नंबर 1। अब हम इसका कॉफिशिएंट चेंज कर रहे हैं। अभी यहां कॉफिशिएंट कितना है, 1 1, बैलेंस है, सपोज कर रहे हैं कि बैलेंस है। अब यदि इक्विलिब्रियम में आप n से मल्टीप्लाई करते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो रिएक्शन में, मल्टीप्लाई, तो जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर पावर में चला जाएगा। ये देखो ऐसे। रूल नंबर 2, यदि n नंबर से डिवाइड करते हो, यदि n नंबर से डिवाइड करोगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाएगा, 1/n की पावर में आएगा। n से डिवाइड कर रहे हो तो 1/n आ जाएगा। n से मल्टीप्लाई करोगे तो k की पावर n, डिवाइड करोगे तो 1/n हो जाएगा, ठीक। रूल नंबर 3, यदि आप रिएक्शन को पलट देते हो, अपोजिट रिएक्शन, जिस रिएक्शन का दिया है उसका अपोजिट रिएक्शन कर दी जाए, जैसे इसका पूछ दिया जाए, ये उसकी अपोजिट रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट जाता है। ये देखो, ये रिएक्शन का दिया था, अब आप इसकी अपोजिट रिएक्शन पूछो, B2A पूछो, तो B2A का क्या होगा, 1/K। A to B का क्या है, K, तो B2A का क्या होगा, 1/K। अब रूल नंबर 4, यदि आप रिएक्शन को ऐड करते हो, जैसे ये देखो एक रिएक्शन दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब ये रिएक्शन दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब इनको ऐड कर दो तो B से B कट गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, आप इनको ऐड कर रहे हो, ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे। तो यदि रिएक्शन ऐड होंगी तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आएगा। रिएक्शन ऐड होंगी तो K मल्टीप्लाई होंगे। रूल नंबर 4, ऐड किया है ना। यदि ऐड ना समझ में आ रहा हो तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ये देखो, अब आपको आराम से समझ में आएगा। मैं इसका पूछ रहा हूं, A + C B + D। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐड है। अब क्या होगा, बस इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। रिएक्शन ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ये देखो, बस यही 4 रूल आपको लगाने होते हैं। क्या हुआ फिर समझो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो K की पावर में चले जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो K की पावर में जाएगा 1/K फॉर्म में। यदि रिएक्शन पलट दोगे तो K पलट जाएगा, यदि रिएक्शन को ऐड करते हो तो K मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ये 4 रूल है। अब इनको लगाओ, और हो सकता है एक साथ 2 रूल लग जाए, हो सकता है एक साथ 2 रूल लग जाए। जैसे देखो एक साथ 2 रूल लगे, आप चेक करो। ये रिएक्शन का K दिया है, पहले इसको पलटा गया है, तो यदि मैं इसको K मानूं तो पहले रिएक्शन पलटी गई तो ये 1/K हो जाएगा। फिर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये पावर में चला जाएगा, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आया। समझो, ये रिएक्शन दी है। अब यहां पे देखो कॉपर +2 इधर है, यहां पे राइट में, यहां लेफ्ट में, इसका मतलब तुमने रिएक्शन को पलटा, तो जब रिएक्शन को पलटा तो K पलट गया। फिर तुमने देखो 2 से डिवाइड भी किया है, और जिस चीज को डिवाइड करोगे वो पावर में आ जाएगा। तो एक साथ 2 रूल काम कर रहे हैं, पहले रिएक्शन पलटा तो K पलट दिया, रूल नंबर 1 लग गया। फिर उन्होंने जिस नंबर से डिवाइड किया उसको पावर में ले आए। तो अब बस वैल्यू डाल दो, K की वैल्यू कितनी है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यार, इसको सॉल्व ऐसे कर लो, समझ गए। 10 की पावर -15 हो जाएगा, एक 0 इधर बढ़ा लिया तो ये -16 हो जाएगा, और 2 से काट दो 5 आ गया। तो इसका अंडर रूट क्या आ गया, ये, और अंडर रूट 5
अंडर रूट 5 का अंडर रूट निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 है। अब 5 का अंडर रूट क्या होगा, हथियार से निकाल देते हैं। ये 5 है, इसका अंडर रूट ले लिया, 2.23 आ रहा है। तो वैल्यू आ गई 2.23 इंटू 10⁻⁻8। तो ये लिखा है कि इसका k x इक्वल टू क्या है, 2.23, और नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है तो अप्रोक्सीमेट टू है ना। रूल लगाया कि नहीं लगाया, समझ पाए हो यार। बाय रिएक्शन पार्टी के पलट गया, फिर 2 से डिवाइड हुआ, जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसको पावर में डाल दो। अच्छा, अब इस पर देखो, कई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही है। अब क्या कह रहा है जरा पढ़ो और इसको खुद लगा के जल्दी से बताओ। द वैल्यू ऑफ Kc is 64 at 800 Kelvin for the reaction. The value of Kc of the reaction is, एक रिएक्शन का Kc दिया है और दूसरी रिएक्शन का पूछ रहा है। कैसे करोगे देखो, रिएक्शन को पलटा गया है, फिर कितने से डिवाइड किया गया है देख लो। तो रिएक्शन को पलटा तो K पलट गया, फिर 2 से डिवाइड किया गया, तो कितना तक K था, 1/64। अंडर रूट है तो 1/8 आ गया बाहर। ऐसा कहीं है आंसर? मुझे नहीं लगता कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कोई, है ना। इसको करो, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A रिवर्सिबल B प्लस C इज K1 एंड B प्लस C रिवर्सिबल P इज K2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A प्लस P। अब देखो क्या हो रहा है, एक रिएक्शन ये दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। एक रिएक्शन ये दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। इस रिएक्शन का पूछ रहे हैं, बताओ कैसे निकालोगे। तो दोनों को ऐड हो रहा है, तो जब ऐड होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसा कहां लिखा है, ये लिखा है मल्टीप्लाई, ये प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा है, ये अपॉन लिखा है ना। रूल नंबर 4 लग गया। ये करो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले इसका भी कॉन्सेप्ट पूरा दे देता हूं, फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा, है ना। देखो, सीएसडी नंबर की बात करते हैं। अब आप इस बात को जरा देखो और समझो और फिर आंसर बताओ भाई क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट तो बता दे, तो फिर तो क्या आएगा वो तुम खुद निकाल लोगे। देखो बच्चों, इस बात को जरा समझो, केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। यदि हम इनके रिलेशन की बात कर रहे हैं तो देखो इनका रिलेशन कैसे आता है। केपी इक्वल टू होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट टोटल, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टोटल, और ये किसके होंगे, ओनली गैस, ओनली गैस। टोटल मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट। आरटी की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए, ए और बी। अब आप बताइएगा केस 1, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 डालोगे तो केपी और केसी में क्या रिलेशन आएगा, बराबर होंगे। केस नंबर 2, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू
निगेटिव डालोगे या लेस देन 0 डालोगे। यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव डालते हो या लेस देन 0 डालते हो तो देखो जरा क्या होगा। यदि ये वैल्यू निगेटिव डालोगे तो आरटी नीचे आ जाएगा, और आरटी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब केपी छोटा होगा और केसी बड़ा होगा। होगा कि नहीं? अरे आरटी की वैल्यू 1 से बड़ी है और डेल्टा एनजी निगेटिव है तो ये नीचे आ गया, और एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है। इतनी मैथ तो आपको आती है, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो इसमें तो, क्यों? समझते हो ना? अब यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो केपी की वैल्यू बड़ी आएगी, केसी की वैल्यू छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो, और एक से बड़ी वैल्यू का, क्योंकि आरटी की वैल्यू एक से बड़ी है तो एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, वैल्यू हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखो यार, केपी केसी में इस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, अब इस चीज को आप अप्लाई कर दो चल के क्वेश्चन में। फॉर द रिएक्शन, ये क्या चीज लिखी है? Fe प्लस N2, अच्छा ये थोड़ा सा लिखा गलत है, इसको सही कर देता हूं। Fe2N प्लस 3 हाइड्रोजन अमोनिया प्लस Fe। अच्छा तो ये होगा फेरिक नाइट्राइड या फेरस नाइट्राइड होगा, है ना? तो या तो ये ऐसे लिखा होगा Fe3N2, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पे है, यहां है नहीं, तो यहां नाइट्रोजन कहां से आएगा? इसका मतलब ये फेरिक का नाइट्राइड है। चलो अब ये सॉलिड है, ये हाफ ये है और ये आ गया। अच्छा 2 है, 1 मिनट, शायद ये ऐसा ही लिखा है क्या? यदि यही सही मान ले तो भी निकल आएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड को तो लेना ही नहीं है। अब डेल्टा एनजी निकालो, तो डेल्टा एनजी क्या होता है? टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में गैस कौन है? ये तो सॉलिड है तो इसको लोगे ही नहीं। गैस के मोल लेने होते हैं, टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल है? 1, और गैसियस रिएक्टेंट के कितने मोल है? -3/2, तो ये -1/2 आया। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -1/2 आई। तो देखो यहां सब केसी के फॉर्म में दिए हैं, तो केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, तो ये इसके नीचे आ गया। और ये ऐसे आ गया, ये देखो, तो केसी इक्वल टू आ गया केपी आरटी की पावर 1/2, ऐसे। ठीक है, बस अब इसको टिक कर लो। ऐसा कोई आंसर है? देख लो। आंसर आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं बाकी चीजों की। अब देखो यार, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये है, इफ द फिगर स्लो ब्लो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। देखो ये रिएक्शन है ए रिवर्सेबल बी, ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट है और ये सर्किल से रिप्रेजेंट। अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6, देखो 6, तो इसका कंसंट्रेशन 6 है। अब कितने प्रोडक्ट है देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 प्रोडक्ट कितने? 11। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो
11/6। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से 2 आंसर आ सकता है। नियरेस्ट पूछा गया है ना, 11/6, तो अप्रोक्सीमेट 2 हो सकता है। वो टाइप करने में एक आध सर्किल उसने कम बना दिए हो, उसको क्या पता कि सर्किल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है या स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ये अप्रोक्सीमेट 2 आ गया, तो हम अप्रोक्सीमेट 2 टिक कर देते हैं, ठीक है। और हो सकता है इतने ही सर्किल इतने ही स्क्वायर हो, क्यों? क्योंकि आप नियरेस्ट इंटीजर में निकालते हो वैल्यू, तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। और हो सकता है एक सर्किल उसने ध्यान से कम बना दिया है। क्वेश्चन ऐसे ही करना है। क्वेश्चन क्या था? ए इक्विलिब्रियम बी था, उसने कहा ए के कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के कंसंट्रेशन को हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितने स्क्वायर है कितने सर्किल है काउंट कर लिए, कितने स्क्वायर है कितने सर्किल है काउंट कर लिए, बस हो गया। अब देखो यार ये क्वेश्चन पढ़ो। At 600 Kelvin 2 mole of NO mixed with 1 mole of O2, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। 2 mole of NO 1 mole of O2, गौर समझिएगा। रिएक्शन है 2NO प्लस O2 रिवर्सेबल 2NO। अब वो क्या कह रहा है जरा गौर से पढ़ो। क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ NO आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ O2, 2NO plus O2 reversible 2NO2, the reaction occurring as above come to equilibrium under a total pressure of 1 atmosphere. Analyzing of the system show that 0.3 mole of oxygen are present at equilibrium, ठीक है। The equilibrium constant for the अच्छा फॉर द कांस्टेंट मतलब 2 बार लिख गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, देखो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हमसे कोई पूछ रहा है तो वो तो यही होगा। अब सारे मोल दिए तो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे? केपी। क्यों? क्योंकि आपको गुरु मोल दिया है और प्रेशर दिया है, और मोल और प्रेशर दे रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा? केपी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये वैल्यू आपको दी है। अब इसको कैसे करोगे जरा ध्यान दो। शुरुआत में इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, इसका 0 है, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है और इसके 0 है। आपको कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर ऑक्सीजन के 0.3 मोल बचे हैं। देखो एनालाइजिंग ऑफ द सिस्टम सो दैट 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कितना है? 0.3 बचा है। तो बताओ 0.3 मोल आने के लिए इसमें कितना माइनस करोगे? 0.7। जब 0.7 माइनस करोगे तभी तो 0.3 आएगा। आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम पर ऑक्सीजन के 0.3 मोल बचे हैं, तो इसका मतलब 0.7 माइनस होंगे क्योंकि इनिशियल 1 है। इनिशियल कितना है? 1 मोल है। तो यदि 0.7 इसके माइनस हुए तो इसके कितने खर्च होंगे? 1:2 में रिएक्शन है, और 1:2 में रिएक्शन है, इसको मतलब जितना इसका खर्च होगा उसका डबल इसका खर्च होगा। तो ये 1.4 खर्च हुआ होगा, बचा कितना? 0.6। अब ये बनेगा कितना? जितना ये खर्च होगा उतना ये बनेगा। 2:2 की है, मतलब सेम रेशियो है, तो ये बनेगा 0.6 मोल एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है 1 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है 1 एटमॉस्फेयर। ये बात समझ गए कैसे किए? और ये बात समझ गए हो तो खत्म। जब भी कोई इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो सिर्फ 3 स्टेप लिखने होते हैं। पहले t=0 पे लिख दो, फिर इक्विलिब्रियम पे लिख दो कि इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप जब कब भी देखना वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे टेंशन ना लो। t=0 की कंडीशन लिख दो
और टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन अच्छे से लिख दो, अपने आप जो पूछ रहा होगा निकल आएगा। अब चेक करो, मैंने वही किया है, मैंने टी इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखी, फिर टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दी। अब जो पूछ रहा है वो अपने आप आ गया। कैसे? वो केपी पूछ रहा है, अब मोल फ्रैक्शन तो हम बना ही लेंगे भाई। पार्शियल प्रेशर यहां रखना है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल सबके दिए तो मोल फ्रैक्शन निकल आया, टोटल प्रेशर भी दिया है, आराम से हो जाएगा है। तो जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए, टी इक्वल टू 0 लिखो और टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखो, और जैसे ही टी इक्वल टू 0 की वैल्यू लिखोगे, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन बनाओ, मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हुए? 1.5, 0.6, 0.3, 0.9 और 0.6, 1.5 इंटू टोटल प्रेशर 1, कितना आया? 3 से डिवाइड कर रहे हैं 5, इसमें डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर रहे हैं इंटू टोटल प्रेशर, इसमें डिवाइड करो, ये मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। अब वैल्यू डाल दो, क्या आया? 3/5 का होल क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, एनओ की वैल्यू यही है, 3/5 का होल स्क्वायर। ऑक्सीजन 1/5, ये तो कट गए, तो केपी इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। आंसर क्या आ रहा है? 5। बात समझ के कैसे किया? केपी इक्वल टू कितना आ गया? 5। भाई मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ एनओ कितना है? 0.6। टोटल मोल इनको जोड़ दो, 0.6, 0.3, 0.6, तो 0.6, 0.6 1.2 और 0.3 1.5 इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर है? अब इसको करो, इसको करिए। अब जरा ध्यान दो यार, फॉर ए रिएक्शन x प्लस वाई रिवर्सेबल टू जेड, 1 मोल ऑफ x, 1.5 मोल ऑफ y और 0.5 मोल ऑफ z were taken in a 1 liter vessel allowed to react at the equilibrium. The concentration of z is 1. The equilibrium constant of a reaction is x by 15. The value of x is. देखो यार, इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, और ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी जो पेपर में आए हैं। देखो ये रिएक्शन है, 1 मोल ऑफ x, 1.5 मोल ऑफ y और 0.5 मोल ऑफ z वे आर टेकन इन ए 1 लीटर वेसल अलाउड टू रिएक्ट। इसका मतलब इनिशियल पे ही आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ले रखा है, अलाउड टू रिएक्ट। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर सब कुछ ले रखा है। जब t इक्वल टू 0 पर आप सब कुछ ले रखे होगे तो वहां पर एक बात फंसेगी कि रिएक्शन जाएगी किधर। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब होता है वो दोनों तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें हैं भाई, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, तो रिएक्शन आगे की ओर भी जा सकती है और पीछे की ओर भी जा सकती है। तो जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्वेश्चन में दिए जाए तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जरा गौर समझो। ऐसे में 2-3 क्वेश्चन अभी करा भी दूंगा, तो पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जरा समझो, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो एक हेडिंग पड़ी होगी क्वाइटेंट रेशियो। क्वाइटेंट रेशियो। अब क्वाइटेंट रेशियो क्या है, इस चीज को जरा समझो। क्वाइटेंट रेशियो क्या है, जरा इस चीज को समझो, कैसे करते हैं ये भी बताता हूं। तो देखिए
क्वाड्रेंट रेशियो क्या होता है। ठीक, जैसे ये रिएक्शन लिखी है, अब आप कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल दो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रेशियो एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन। किसी भी समय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल देते हो तो उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रेशियो। और जब यही चीज इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है, जब ये चीज इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी वजह से इस क्वोशिएंट रेशियो को बोल दिया जाता है वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, एट इक्विलिब्रियम। मतलब सपोज करो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आ रही है, या है ना, सपोज करो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आएगी, और ये कहां निकाला जा सकता है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू इन्फिनाइट तक, चाहे जहां निकालो। तो आप इसको क्वोशिएंट रेशियो बोलते रहोगे, क्वोशिएंट रेशियो बोलते रहोगे। जैसे ही t इक्वल टू 10 मिनट होगा वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगी, उस जगह के क्वोशिएंट रेशियो का हम एक नया नाम रख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा क्यों रख देते हैं, क्योंकि उस जगह पे बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये जो क्वोशिएंट रेशियो है किसी पे डिपेंड नहीं करता है टेंपरेचर को छोड़कर, और बाकी सब जगह पे वो सब पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। यहां पर क्या है, सब पर डिपेंड कर रहा है। क्यूसी डिपेंड अपॉन ऑल वेरिएबल, सभी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एसेट्रा, सब पे डिपेंड करेगा। मगर जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यूसी डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर। तो यार ये एक अलग बिहेवियर हो गया ना, इसी वजह से इस जगह के क्यूसी का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इस जगह के क्यूसी का नाम नया रखा जाता है क्योंकि यहां पर बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है, और उसका नाम रख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, बच्चों ने कहा यस समझ में आ गई। अब देखो एक फार्मूला, क्यू डेल्टा जी इक्वल टू होता है एल एन आर टी, सॉरी आर टी एल एन एन आर टी एल एन क्यूसी अपॉन इक्विलिब्रियम, ये होता है क्यूसी अपॉन इक्विलिब्रियम। ये देखो एक बार मैं देख लेता हूं ये फार्मूला मैंने सही भी लिखा है कि नहीं। एक्चुअल में प्रूफमेंट तो मुझे आता है मगर फार्मूला याद नहीं है, तो जल्दी से मैं प्रूफमेंट कर देता हूं। है ना, अभी मैं 1 मिनट में प्रूफमेंट करके बताता हूं। हाँ सही लिखा है। एक्चुअल में एक फार्मूला ये भी होता है, इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी, इसको भी लिख देता हूं, उसी से ये प्रूफ होता है। तो क्या है, यहां पे प्रूफमेंट का तो टाइम है नहीं, इस वजह से दिक्कत है। तो सभी बच्चे जरा ध्यान दें, इस चीज को नोट करें, और नोट करके फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। समझे कि नहीं? तो ये दो फार्मूले, उसमें से ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार कितने केस आएंगे आपके पास, मैं इस जगह लिखने की कोशिश करता हूं, गौर समझिएगा सभी लोग। केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब जरा देखो यार, केस नंबर 1 क्या है, यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम, तो क्यूसी और केसी में क्या रिलेशन होगा? यदि ये वैल्यू 0 है तो ln इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अंदर की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये मैथ्स के कुछ रूल बता देता हूं, वैसे आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। log x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 होगा।
log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, इसका मतलब x लेस देन 1 होगा। log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो जब डेल्टा जी 0 डालोगे तो log x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। x क्या है? q अपॉन सी, और q अपॉन सी की वैल्यू यदि 1 है तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर क्वोशिएंट रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में बराबर होते हैं। और होते क्या है? दोनों एक ही चीज तो है, मैंने अभी देखो तुमको पढ़ाया है, दोनों एक ही चीज है तो बराबर तो होंगे ही होंगे इक्विलिब्रियम पे। अब जरा देखो केस नंबर 2, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन 1 है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 1 होगा, है ना। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब QC अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? QC बड़ा है इक्विलिब्रियम से, QC बड़ा है इक्विलिब्रियम से, है? और यदि डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो इसका मतलब रिएक्शन आगे जा रही है। डेल्टा जी निगेटिव होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो रिएक्शन आगे जा रही है। तो यदि ए से बी का डेल्टा जी पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, तो बी से ए का निगेटिव होगा, इसका मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट है। यदि QC की वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट है। अब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो सिंपल बात है, डेल्टा जी निगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो जाना तो फॉरवर्ड में ही है। मगर इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये देख लो, यदि ये वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू लेस देन 1, x इक्वल टू लेस देन 1, इसका मतलब हुआ QC छोटा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है। QC छोटा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी आएगी, QC छोटा आएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और यदि ऐसा होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और QC में कैसे याद करोगे, ये तो मैंने समझाया है, आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप शॉर्टकट में ये समझा करो, पहला पॉइंट, यदि किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू दी है, यदि किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू दी है, दोनों की वैल्यू दी है, तो तुम्हें सबसे पहले रिएक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। और ये कैसे निकलेगा? क्वोशिएंट रेशियो निकाल के। क्वोशिएंट रेशियो बताएगा डायरेक्शन क्या है। यदि क्वोशिएंट रेशियो डायरेक्शन कैसे बताएगा जरा देखो, क्वोशिएंट रेशियो का काम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आना। तो यदि क्वोशिएंट रेशियो बड़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है, तो वो पीछे आएगा बैक डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आना है, तो क्वोशिएंट रेशियो को अपनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। कम करने के लिए पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमारा फार्मूला होता है। तो यदि वैल्यू कम करनी है तो प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तभी कम होगा जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। क्वोशिएंट रेशियो की वैल्यू छोटी है तो उसका काम क्या है? QC के बराबर आना। क्वोशिएंट रेशियो काम क्या है? इक्विलिब्रियम के बराबर आना। तो वो अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब एक शॉर्टकट है समझने का, नहीं तो इक्वेशन वाइज तो मैंने मैथमेटिकली तो प्रूफ ही कर दिया है। और यदि वो बराबर आ गया है तो वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर आ गया, एम तो वही है, बराबर आना। ठीक है, ये चलो अब हम लोग इस बात को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। अब यहां पर हमें नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो एक रास्ता है कि हम QC निकालें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करें। मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं दिया है, उसकी वैल्यू x के फॉर्म में दी है, उसकी वैल्यू x के फॉर्म में दी है। तो हमें कैसे पता चले रिएक्शन किधर जा रही है?
क्योंकि हम क्वेश्चन रेशियो का क्यूसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूसी की वैल्यू एक्स के फॉर्म में दी है। तो उन्होंने इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है उसको समझने के लिए एक और वैल्यू दी, क्योंकि वो जानते थे कि क्वेश्चन रेशियो का क्यूसी से यहां पे कंपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या किया है, अल्फाबेट के फॉर्म में दिया। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, आपको आगे की वैल्यू दी। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ जेड इज 0.1। जैसे आप पकड़ पाओ कि इक्विलिब्रियम किधर है। अब जेड की वैल्यू 0.1 है, पहले कितनी थी 0.5, अब 0.1 है, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तभी तो वैल्यू बढ़ रही है। तो पहले ये 0.5 थी, अब हो गई 0.1 एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब कितनी वैल्यू बनी, 0.5 प्लस 0.5, इसका मतलब इतनी वैल्यू बढ़ी है। तो जब ये 2 बनता है तो ये 1 और 1 खर्च होते हैं, ये देखो। तो यदि ये 0.5 बना है, भाई इतना तो पहले से था, इतना बढ़ा, तो यदि ये 0.5 बना है तो ये कितना खर्च हुआ होगा, ओफो, आधा, 0.5 का आधा 0.25, ये कितना खर्च हुआ होगा, 0.5 का आधा 0.25, तो ये बचा कितना होगा 0.75, ये कितना बचा होगा 1.25 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। भाई जेड यदि 0.5 फॉर्म होता है, जेड 0.5 फॉर्म होगा तो जेड का आधा ये खर्च होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 0.25 ये खर्च होंगे, तो बचेंगे कितने, बचेंगे कितने। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 का स्क्वायर। अब देखो आप लोग एक बात समझना, इसमें वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, जितने मोल प्रोडक्ट है उतने ही मोल रिएक्टेंट है, टोटल मोल, तो वॉल्यूम का टर्म अपने आप कट जाएगा, क्योंकि जितनी बार नीचे आएगा उतनी ही बार ऊपर आएगा। देखो 2 प्रोडक्ट है और टोटल 2 रिएक्टेंट है, तो मोल अपॉन कंसंट वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम करोगे तो अपने आप कट जाएगा वॉल्यूम का टर्म, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यार 2 जीरो इससे, 2 जीरो इससे, और 75 और 125, ठीक है ना। अब देखो यार सॉल्व करके, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो 16/15 आ गया। तो इसका मतलब इनके हिसाब से क्या है, x/15 है, तो x की वैल्यू क्या है 16, x की वैल्यू क्या है 16, आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या है 16, आंसर आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, पेपर में 2-3 बार आ चुके हैं, बस मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता हूं। अब देखता हूं वो क्वेश्चन मुझे मिलता है कि नहीं, क्योंकि पीछे आया है, मैंने अभी इस पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये देखो, देखो 2019 में भी आया है और 2022 में भी आया है, वो क्वेश्चन शायद 2022 या 21 में, देखिए 19 में भी आया है, और भी मैं लिख देता हूं 2021 में भी आया है एंड 2022 में भी आया है, छोटा छोटा चेंजेस है। इस तरह का क्वेश्चन खूब आया है, खूब पेपर में आ रहा है। क्या क्वेश्चन है देख लो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको पता चल जाएगा, पढ़ो। अच्छा ये अलग है, इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, मगर जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो भी बता दूंगा, पहले आप इस तरह का क्वेश्चन कर लो। ये भी क्वेश्चन आया है 2 बार, ये 2022 में नहीं आया है, 2021 में आया है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, इन ए केमिकल रिएक्शन, नहीं पहले मैं क्वेश्चन रेशियो वाला कराता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को अभी रोक लो, क्योंकि उसी से डायरेक्ट रिलेटेड वाला क्वेश्चन कराता हूं, जैसे आप उस चीज को समझ सके। देख लेता हूं वो क्वेश्चन कहीं दिया है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं अपने हाथ से लिख दूंगा, मुझे याद है, बस मैं ढूंढ लेता हूं, मैं ढूंढ लेता हूं कि वो क्वेश्चन है या नहीं है। चलो मैं अपने हाथ से लिख देता हूं। देखो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है,
जैसे इन्होंने इस बार क्या किया, इस बार इन्होंने रिएक्शन की डायरेक्शन पता लगाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दे दिया था, जैसे आप रिएक्शन की डायरेक्शन पता लगा पाए। नहीं तो जनरली ये क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में, 1 मोल ईच, 1 मोल ईच, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर वेसल at इनिशियल स्टेट। कौन कौन है, ए बी सी एंड डी। रिएक्शन लिख दी, इफ equilibrium constant is 16, then calculate equilibrium concentration of B। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी आपको निकालना है। अब आपको ये करना है, ऑप्शन बना दिए 4, 0.6, 1.6, 0.4, नन। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। अब ये है, अब इस क्वेश्चन को करो। अब देखो आपको शुरुआत में ही इनिशियल स्टेट में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन किधर जाएगी, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। आपको कैसे पता चलेगा, पीछे वाले क्वेश्चन में जो बात दी गई थी, इक्विलिब्रियम पे इसने कंसंट्रेशन दिया था, वो इस बार मैंने पूछ लिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, बताओ, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर सब दिए हुए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, आप क्या निकालोगे, क्यूसी। क्यूसी बताएगा कि इक्विलिब्रियम किधर जाएगी। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 आया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 16, तो इसका मतलब क्यूसी छोटा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है। तो क्यूसी छोटा है तो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो तुम्हें यह पता चल गया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब इनको माइनस करोगे, इनको प्लस करोगे, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। मगर यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सपोज करो 16 ना होके 1/10 होती या 1/16 होती, तो तब कैसे करते इस चीज को, तो जरा ध्यान दो, तब कैसे करते, बात समझ पाए। तो यदि ये 1/16 होता तो क्यूसी बड़ा होता और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा होता, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती। और यदि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती तो ये ऐसे लिखा जाता, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ऐसे लिखा जाता। तो ध्यान रखना क्वेश्चन है क्या, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू आ जाए, चाहे वो t इक्वल टू 0 पे है चाहे जहां पे हो, तो फिर आपको डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जरूर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि रिएक्शन किधर जा रही है। और वो क्वेश्चन वाले के ऊपर है कि वो कितना टफ और कितना इजी क्वेश्चन बनाता है। ठीक, अब क्या है, फॉरवर्ड जा रहा है तो आप ऐसे ऐसे कर दोगे, अब तो आपका सॉल्व हो गया एट इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 4 माइनस 4x 1 प्लस एक्स। ठीक है, वैल्यू देख लीजिए, तो वो इधर चला गया 5x और ये इधर आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 0.6, 0.6 यहां डाल दो तो आंसर आ गया 0.4।
ये देखो, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, और 2 बार आ चुका है, 2-3 बार। यदि कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आए तो जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ। इन ए केमिकल रिएक्शन A plus 2B gives C plus D, the initial concentration of B, तो देखो A plus 2B reversible 2C plus D, initial concentration of B is 1.5 times of A, तो यदि A का कंसंट्रेशन 1 मान लें तो B का क्या होगा 1/5 टाइम्स, इनिशियल है T इक्वल टू 0 पे। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B was found 1.5 times the concentration of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal। अब इक्विलिब्रियम पे आओ तो यार रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट दिया नहीं है, तो ये हुआ इक्विलिब्रियम पे। इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसके 2 मोल खर्च होंगे। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इक्वल है, जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ, तुम भी इक्वल कर दो। वो कह रहा है इक्वल है तो हमने कहा बिल्कुल इक्वल है। क्यों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, और ए और बी में रिलेशन दिया है। यदि ए और बी में रिलेशन दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 सेकंड में निकल आएगा। तो एक्स इक्वल टू 0.5, समझ गए ना? ये इधर आया तो एक्स बचा, ये उधर गया तो 0.5 बचा। अब x इक्वल टू 0.5 डाल दो, 0.5, ये भी 0.5, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0.5। अब आप निकाल लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.5 इंटू 1 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.5 का स्क्वायर और 0.5। सही है? सही है। कट्टम काट खेल लो, तो ये बच्चा 100/25, 4 आ गया। कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 4 आ रहा है, आंसर हो गया। क्लियर? तो यदि कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट का आता है तो जैसा कहे वैसा कर दो, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर HI अंडरगो डिकम्पोजिशन टू H2 प्लस I2 एट 300 केल्विन, ये क्या है? टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है, पूछो क्यों? या तो यहां पे 40 डिग्री नहीं लिखा है, 4 ग्राम लिखा है। यदि ये 40 डिग्री है, ये 300 है, तो अलग अलग टेम्परेचर है अलग अलग टेम्परेचर दिए, तो क्वेश्चन छपने में कोई दिक्कत हो गई। मैं पैटर्न बता देता हूं कैसे होगा, चलो पहले पढ़ लेते हैं। अब ये 40 डिग्री है या 40 ग्राम है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ HI अंडरगो डिकम्पोजिशन टू H2 प्लस I2 एट 300 केल्विन, इसका मतलब वो मास होगा कोई, ये मोल होगा। डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है -2.3032 nRT log इक्विलिब्रियम, ये होता है। अब यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला है, जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू निकल आएगी, और यदि HI की वैल्यू दी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने आप निकल आएगा। ऐसे, सॉरी उल्टी रिएक्शन लिखी है, HI डिकम्पोज हो रहा है। अब कितना HI डिकम्पोज हो रहा है ये यहां लिखा है, ये 40 ग्राम है, 4 ग्राम है, पता नहीं, हम 1 मोल मान के कर दे रहे हैं। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि 1 मोल लिखा है, 1 मोल। अब पता नहीं है तो अपनी तरफ से मान ले रहे हैं। यदि ये 1 मोल है तो ये 0 0। अब इक्विलिब्रियम पे कितना डिकम्पोज हो रहा है, तो इनको देना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे कितना डिकम्पोज हो रहा है। 40%, ये हो सकता है 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन लिखा हो, इसको 40% कर दो तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे कर दो, ये क्या है, अच्छा कलर कोई दूसरा चुन लिया, ये कर दो, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, डाटा था नहीं तो मैंने अपनी तरफ से सेट कर दिया। अब 40% डिकम्पोज हुआ तो 1 का 40% 0.4। अब ये कितना बनेगा 0.2, ये कितना बनेगा 0.2 एट इक्विलिब्रियम। किसी ने कहा वाई, जब दो ब्रेक होता है तो एक फॉर्म होता है, तो 1 का 40% ब्रेक हो गया तो 0.4 ब्रेक हो गया, तो 0.4 का आधा बनेगा 0.2 0.2। अब इक्विलिब्रियम में ये कितना आ गया 0.6 0.2 0.2। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, दोनों तरफ के नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, दो बार वॉल्यूम ऊपर आएगा दो बार नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो वॉल्यूम का टर्म आएगा ही नहीं। यदि लेफ्ट एंड राइट के नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम का टर्म कभी नहीं आएगा। तो अब यार कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वन बाई 9 आ गया। अब वैल्यू डाल दो यार, ठीक है। 40% एन की वैल्यू 1 मान के चले, आर की वैल्यू डाल दो, टेम्परेचर की वैल्यू डाल दो, लॉग की वैल्यू डाल दो। 1/9 का मतलब, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना। मैंने अपनी तरफ से 1 मान के चले, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और दिया हो, बस मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया क्योंकि डाटा थोड़ा सा मिसिंग था। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। 2NOCl reversible 2NO plus Cl2 in an experiment 2 mole of NOCl was placed in a 1 liter flask, then the concentration of NO after equilibrium stabilized found to be 0.4 mole per liter. The equilibrium constant at 30 degree centigrade is। अब देखो यार आराम से हो जाएगा। मैंने आपको कहा है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो तो t इक्वल टू 0 लिखो और t इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखो। अब इसके कितने मोल है 2 मोल, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना है डिवाइडेड बाई 1, तो ये 2 मोलर आ गया 0 0। कंसंट्रेशन क्यों बनाया, क्योंकि यहां लेफ्ट और राइट के मोल बराबर नहीं है तो वॉल्यूम का टर्म यूज होगा, है ना, इसलिए कंसंट्रेशन बना दिया। अब इसमें से कितना ब्रेक हो रहा है, सपोज करो 2 में x ब्रेक हो रहा है, तो सॉरी 2x ब्रेक हो रहा है, तो ये 2x फॉर्म होगा और ये x फॉर्म होगा एट इक्विलिब्रियम। अब इनके हिसाब से NO कितना फॉर्म हो रहा है 0.4, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 0.4 है, तो x इक्वल टू 0.2। तो यार x इक्वल टू 0.2 है तो ये 0.4 ब्रेक हो गया, तो ये बचा 1.6 m। ये कितना बनना है 0.4 और ये x है, x की वैल्यू 0.2। अब सबके कंसंट्रेशन आ गए, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो। बात समझ पाए, मैंने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन 2, भाई जब ये 2 ब्रेक होगा तो ये 2 फॉर्म होगा, ये 1 फॉर्म होगा, तो ये 2x ब्रेक हुआ तो ये 2x फॉर्म हुआ, ये x फॉर्म हुआ। तो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे ये बनना है, उनके हिसाब से इक्विलिब्रियम पे ये बनना है, तो दोनों बराबर कर दिए, उससे x की वैल्यू निकल आई, डाल दिया, सबके कंसंट्रेशन आ गए। अब जब सबके कंसंट्रेशन आ गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1.6 1.6, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो ये पूरा कट गया, ये पॉइंट हटाया ये कट गया, तो ये आ गया 180। तो इसको ये 10 की पावर 4 करोगे तो यार ये 100 इंटू 10 की पावर 100 क्यों 4 0 डिवाइडेड बाई 80, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 125। ये आंसर आ गया, ठीक है। अरे समझ गए ना कैसे किया है। इस क्वेश्चन को करो मेरे दोस्तों। 4 mole of organ and 5 mole of PCl5 are introduced in a evacuated flask of 100 liter capacity at 610 Kelvin। देखो PCl5 जब ब्रेक होता है तो PCl3 बनता है, Cl2 बनता है। कंटेनर में आर्गन भी डाला गया जो इनर्ट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 5 mole of PCl5 are introduced in a evacuated flask at 100 liter capacity at 610 Kelvin. The system is allowed to equilibrate
At equilibrium, the total pressure of mixture is found to 6 atmosphere. The Kp for the reaction is. अच्छा क्वेश्चन है, गौर समझना। देखो यदि Kp निकालना है तो सबका पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए सबके मोल चाहिए, तो T इक्वल टू 0 पे इनके मोल 0 है, मगर टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल है 5 + 9। इनर्ट भी तो पड़ा है, 4 मोल इनर्ट पड़ा है ना, तो टोटल मोल में तो काउंट होगा ही होगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मगर भैया टोटल मोल तो काउंट करोगे ना, क्योंकि प्रेशर में पार्टिसिपेट कर रहा है। कंटेनर का प्रेशर तो ये भी बनाएगा ना, क्योंकि ये गैस है। 5 - x x एट इक्विलिब्रियम। अब जरा देखो ये आया, ठीक। अब जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब x की वैल्यू क्या है कैसे पता चलेगी, जरा इस जगह से देखो। जब इक्विलिब्रियम हो रही है तो टेम्परेचर इतना है और उसकी कैपेसिटी इतनी है। देखो 4 मोल ऑफ आर्गन एंड 5 मोल ऑफ PCl5 आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए खाली वेसल इवोकेटेड फ्लक्स एट 100 लीटर कैपेसिटी एंड 610 केल्विन। द सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट एट इक्विलिब्रियम, द टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी दिस। तो यार आपको कंटेनर का वॉल्यूम दिया है, कंटेनर का टेम्परेचर दिया है और कंटेनर का टोटल प्रेशर दिया है। तो इससे क्या है, x की वैल्यू निकालो, क्योंकि x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने PV इक्वल टू nRT दिया है। कैसे, देखो प्रेशर 6, वॉल्यूम 100 लीटर, मोल कितने हुए, इक्विलिब्रियम पे इन सबका सम आएगा, मोल इतने हो गए। 5 - x प्लस x प्लस x, तो 5 + x। R की वैल्यू 0.821 और T की वैल्यू 610। अब इसको सॉल्व करो, तो हथियार लेता हूं और सॉल्व कर देता हूं। देखना, तो 600 डिवाइडेड बाई 610 डिवाइडेड बाई 0.0821, 11.9 मतलब अप्रोक्सीमेट 2, तो अप्रोक्सीमेट 12, 5 + x, तो x इक्वल टू क्या आ गया? गुरु थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, पूछो क्यों? x की वैल्यू 5 से बड़ी थोड़ी आ सकती है, ये तो 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है जब टोटल वैल्यू 5 है ना। तो बताओ कहां गलती हो गई, मैं बताऊं कहां गलती हुई? इनर्ट वाले मोल रखना भूल गए हो। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ये, इनर्ट वाले मोल रखना भूल गए हो भाई। टोटल प्रेशर में तो इनर्ट के मोल भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। 5 - x x x, तो जरा देखो टोटल मोल कितने बनेंगे? 5 - x x x प्लस 4, क्यों? ये भी तो पार्टिसिपेट करेगा, तो ये 9 + x आएगा। भाई इनर्ट वाले भी तो प्रेशर बना रहे होंगे, है ना। तो हम लोग रखना भूल गए थे। अब देखो 3 आ गई। क्वेश्चन बहुत मस्त है यार, ये जरा अच्छे से करना। 3 मोल, बच्चे कहेंगे सर कर तो आप रहे हो और हमसे कह रहे हो अच्छे से करना। हम लोग तो बहुत सही कर रहे हैं, आप ही गड़बड़ कर रहे हो, है ना। तो देखो यार इस चीज को समझ पाए, मैंने यहां 9 + x क्यों कर दिया? वो तो मैं कैसे पकड़ लिया, मैंने कहा x की वैल्यू ज्यादा कैसे आ रही है। कॉन्सेप्ट तो मेरा पूरा सही लगा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे तो कॉन्फिडेंस है ना, कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है मगर कॉन्सेप्ट पे तो कॉन्फिडेंस है। तो मैंने कहा यार लोचा क्या हुआ, तब मुझे देखा मैंने कि इनर्ट भी पड़ा है, तो यार टोटल प्रेशर में तो इनर्ट के मोल भी काउंट होंगे, इसलिए मैंने इनर्ट के मोल भी काउंट कर दिए और टोटल मोल 9 + x रखे। अब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब इनको वैल्यू वो कंसंट्रेशन बना लो लीटर से डिवाइड करके, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के मोल सेम नहीं है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आराम से आ जाएगा। चाहो तो पार्शियल प्रेशर करके निकाल लो, पार्शियल प्रेशर करके निकाल लो, है ना, क्योंकि आपके पास टोटल प्रेशर दिया है। अब मोल फ्रैक्शन बनाओ, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल। अब टोटल मोल कितने आएंगे? देखो टोटल मोल है 9 + x मतलब 9 + 3, 12 मोल आएंगे टोटल।
इनर्ड को मत भूल जाना, मस्त क्वेश्चन है ये। 12 12 12। तो अब देखो मुझे अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा। केपी इक्वल टू, ये देखो अब एक एक करके पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, एक एक करके पार्शियल प्रेशर निकालना है। निकालो जरा पार्शियल प्रेशर सबका, समझ पाए कि नहीं? अब देखो कैसे निकालोगे। मोल फ्रैक्शन पीसीएल 3 के 3/12, तो यार 3/12 मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर कितना आया? 3/2 एटमॉस्फेयर। अब इसका निकालो Cl2 का मोल फ्रैक्शन कितना है? 3/12, तो 3/12 इंटू 6 मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर कितना आ गया? 3/2। अब PCl5 का निकालो, PCl5 का निकालो, मोल कितने हैं? 2/12 इंटू 6, तो 1 आ गया। अब गुरु आपको क्या करना है? बस फार्मूले में वैल्यू डाल देनी है, तो चिपका दो 3/2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 9/4 आ गया। अब ऑप्शन में आ जाओ कि ऑप्शन हमारे पास है कितने। द केपी ऑफ द रिएक्शन इज, तो यार ये 9/4 आ रहा है। 9/4 का मतलब अप्रोक्सीमेट, अच्छा ये ऑप्शन दिए हैं। अब आप चेक करो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ रहा है, तो 9/4 तो आई थिंक कोई मैच ही नहीं कर रहा है कि नहीं? चेक करो क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? 9/4 आई थिंक कोई नहीं मैच कर रहा है। अब गुरु जरा एक बार चेक कर लो कि कैलकुलेशन कहां मिस्टेक है। क्या था? 4 मोल इतना, 5 मोल इतना, इंट्रोड्यूस इन एवोकेटेड फ्लक्स ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी एट 610, ठीक है। द सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 6, केपी ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, 500 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, पहले कितने थे? 9 थे, फिर कितने हुए? 5 माइनस एक्स प्लस 4, 9 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा फिर मैंने लगाया पीवी इक्वल टू एनआरटी, टोटल प्रेशर 6 है, ये इतना है, 9 प्लस एक्स हो गए, 0.0 हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो 600 डिवाइडेड बाई 610 डिवाइडेड बाई 0.0821, नहीं 12, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 3, x इक्वल टू 3 आया, यहां 3 डाल दिया, तो 3 3 3, ये भी ठीक है। अच्छा टोटल मोल कितने होंगे? 9 प्लस 3 12 होंगे, तो यार सही तो है। 3 डिवाइडेड बाई 6 मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो 6 3/2 और 1, 3/2 1, ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग एटमॉस्फेयर। यहां पे तो 2 पॉइंट समथिंग है ही नहीं, है कि नहीं बच्चों? देखो सिली मिस्टेक किस जगह है, ध्यान दीजिए किस जगह सिली मिस्टेक है। हाँ बच्चों देखो यार मैंने अभी देखा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस जगह लिखा है 2.25। अब हम लोग का 2.25 आ रहा है कि नहीं देख लो, 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 5, सेम आंसर आ रहा है ना? मैं भी सोचूं कि क्या दिक्कत है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे ये ऑप्शन ही नहीं है, ये सारे ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन लिखा है 2.25, तो ध्यान रखना ए आंसर, ठीक है। आंसर क्या है? ए। देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, अच्छे देखिएगा बहुत मस्त है। देखो टू सॉलिड डिसोसिएट एज फॉलो, ए सॉलिड रिवर्सेबल बी प्लस सी, केपी इक्वल टू एक्स, डी सॉलिड रिवर्सेबल सी प्लस ई, केपी इक्वल टू वाई, द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही कंटेनर में दोनों सॉलिड पड़े हैं और साइमल्टेनियसली डिकंपोज हो रहे हैं, तो जब साइमल्टेनियसली डिकंपोज होंगे तो जरा देखो क्या होगा और कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो आप पहली इक्वेशन का केपी बनाओ। देखो इक्वेशन किस तरह से चलेगी, ए सॉलिड
रिवर्सेबल बी गैस प्लस सी गैस, केपी की वैल्यू कितनी है एक्स। फिर वो कह रहा है डी सॉलिड सी गैस प्लस ई गैस, केपी की वैल्यू कितनी है वाई। अब जरा गौर समझिए, आपको पता है मोल का क्या है 1:1। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं जरा अच्छे से पकड़िएगा। यदि एक ही कंटेनर में सब कुछ है, एक ही कंटेनर में यदि एक से ज्यादा गैसें हैं, तो जरा बताना, हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं, तो सभी गैसों के लिए आर सेम, सभी गैसों के लिए टेम्परेचर सेम और सभी गैसों के लिए वॉल्यूम सेम। बच्चों ने कहा कैसे? मैंने कहा जिस रूम में तुम बैठे हो, रूम जितना बड़ा तुम्हें फील होगा, उस रूम में एक तुम्हारा भाई बैठा है तो उसको भी उतना ही बड़ा रूम फील होगा। तो सभी गैसों के लिए वॉल्यूम सेम है। क्यों? क्योंकि सभी गैस एक ही कंटेनर में है, तो सबको एक ही साइज का रूम लगे ना, अलग अलग तो नहीं लगेगा। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में यदि आपका भाई बैठा है, दोनों को छोटा बड़ा लगेगा। तुम कहोगे बहुत छोटा रूम है डायमेंशन, वो कहेगा नहीं बहुत बड़ा रूम है, एक ही जैसा फील होगा, डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना। तो यदि एक ही कंटेनर में सारी गैसें हैं, तो सभी गैसों का जो होता है क्या वॉल्यूम, वो सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम है और एक ही कंटेनर में गैस है, तो सबके लिए टेम्परेचर भी सेम होगा और आर वैसे ही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P प्रोपोर्शनल N है। तो जितना मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। और यहां पर मोल सेम है तो इन दोनों के प्रेशर सेम होंगे। तो मैंने माना P1 और P1 कि जब इक्विलिब्रियम आई तो इसने प्रेशर P1 डेवलप किया, इसने प्रेशर P1 डेवलप किया। यहां पर जब इक्विलिब्रियम आई तो इसने प्रेशर P2 डेवलप किया, इसने प्रेशर P2 डेवलप किया। ये अलग इक्विलिब्रियम है, ये अलग इक्विलिब्रियम है, दो अलग अलग रिएक्शन है ना। मगर आपको मैंने ये बात पढ़ा रखी है कि इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी जाती है तो टोटल प्रेशर लिखा जाता है। तो यहां पर भी आएगा P1 प्लस P2 और यहां पर भी आएगा P1 प्लस P2। क्यों? C यहां पर भी है और C यहां पर भी है। इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन, टोटल प्रेशर लिखा जाता है। वो किस इक्विलिब्रियम से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता। तो देखो C यहां पर भी है, C यहां पर भी है, तो P1 प्लस P2 यहां पर भी लिखोगे, P1 प्लस P2 यहां पर भी लिखोगे। तो आपको चाहिए क्या? पूछ क्या रहा है? टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड डिसोसिएट साइमल्टेनियसली। अब दो टोटल प्रेशर आएगा कितना? तो यदि अच्छे से ध्यान दो तो भाई टोटल प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ ई। वो कितना हुआ? P1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P2। इसका मतलब हुआ 2P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर इतना हुआ भाई। प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ ई, यही तो टोटल प्रेशर हुआ। ये तो सॉलिड है। तो इसका मतलब P1 प्लस P2 की वैल्यू निकालनी है और P1 प्लस P2 की वैल्यू देखो देखते ही आ गई। ये ऐसे लिख दिया, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ये क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। अब इन दोनों को जोड़ दो तो x प्लस वाई, P1 प्लस P2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? P1 प्लस P2। तो इसका मतलब P1 प्लस P2 का स्क्वायर हो गया। तो P1 प्लस P2 कितना आ गया? अंडर रूट x प्लस वाई। और टोटल प्रेशर क्या है? 2P1 प्लस P2 है। वैल्यू डाल दी, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया है। ऐसा कोई आंसर है? आंसर है। तो ये हमारा आंसर बन गया इस तरह से। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। क्लियर है सब लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को करना है? पक्का बात समझ गए सब लोग? तो देखो यार, इसके इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका काम है क्वेश्चनों को करना और सही से क्वेश्चनों को करना। जितने भी पीवाईक्यू थे मैंने लगभग सब करा दिए। एक आध जो मुझे नहीं मिला वो छूट गया होगा। वैसे मैं सारे ढूंढ लेता हूं, मगर एक आध नहीं मिला होगा तो वो छूट गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को लेके आएंगे जिसका नाम होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन बहुत होंगे,
केमिकल में कम आए होंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन ज्यादा आए होंगे, बड़ा चैप्टर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। तब तक आपसे बस इतना ही कहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।